हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज अपने बिजनेस लॉज में लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशन, उद्देश्य एवं प्रतिफल की वैधता पर चर्चा करेंगे। इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अधिनियम के अंडर सेक्शन 10 में यह बताया गया है कि वैध अनुबंध का उद्देश्य और प्रतिफल दोनों ही लीगल होने चाहिए। यदि उनमें से एक भी लॉ के खिलाफ होता है, विरुद्ध होता है, तो वह ठहराव व्यर्थ हो जाएगा। ठहराव का उद्देश्य और प्रतिफल विधि के विरुद्ध अंडर सेक्शन 23 में इस प्रकार हो सकता है। यदि वह ठहराव किसी राजनियम द्वारा वर्जित हो, वह ठहराव किसी ऐसी प्रकृति का हो जिसको मान्यता देने से किसी भी राजनियम के प्रावधानों को डिफीट वो कर सकता हो, या वह ठहराव कपटपूर्ण हो, उस ठहराव से किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचती हो, या वह ठहराव अनैतिक हो, अथवा हम ये कह दें कि वह ठहराव इमोरल हो, और यदि वह ठहराव लोक नीति के विरुद्ध है। तो इस प्रकार किसी भी ठहराव की प्रकृति अगर इन पांचों में से किसी प्रकार से मेल खाती है तो वह ठहराव का उद्देश्य और प्रतिफल वैध नहीं माना जा सकता और ऐसा ठहराव व्यर्थ होगा। आइए इन सभी पर चर्चा करते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला था राजनियम द्वारा वर्जित ठहराव। यदि कोई भी ठहराव किसी भी राजनियम की व्यवस्थाओं के प्रतिकूल होता है या किसी भी अपने कह दें लेजिस्लेटिव की सामान्य नीति अथवा उसके आशय के विरुद्ध होता है, तो ऐसे कानून या ठहराव के व्यर्थ ठहराव कहा जाएगा। जैसे ठहराव के अधीन किए जाने वाला कोई भी कार्य अथवा दिया गया कोई वचन देश के किसी दंडनीय या भारतीय दंड विधान कह दें द्वारा वर्णित और दंडनीय हो। इसी प्रकार यदि कोई ठहराव के अधीन किया जाने वाला कार्य किसी विशेष कानून के अंतर्गत प्रोहिबिटेड है, मना कर रखा है, वर्जित है, जबकि ठहराव के अधीन किया जाने वाला कार्य किसी अधिनियम के अधीन बताए गए नियमों के विरुद्ध है। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है इफ इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। यदि किसी पक्षकार कोई ऐसा ठहराव करते हैं जिससे देश में प्रचलित जो हमारे कानून हैं कि उसकी व्यवस्था ही निष्प्रभावी या बेकार हो जाती है, तो ऐसा अनुबंध विधि विरुद्ध माना जाएगा, अर्थात कानून के विरुद्ध माना जाएगा। और ये व्यवस्थाएं चाहे सामान्य राजनियम के संबंध में हो या अन्य किसी हिंदू या मुस्लिम राजनियम के संबंध में हो, तो राजनियमों की अवहेलना होगी और ऐसा अनुबंध व्यर्थ समझा जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, थर्ड इसके अंतर्गत आता है कपटपूर्ण ठहराव का होना या इफ इट इज़ फ्रॉडुलेंट। कपटपूर्ण उद्देश्य से किए जाने वाले ठहराव व्यर्थ होते हैं जब दो पक्षकार आपस में अनुबंध करके किसी तीसरे पक्षकार के साथ कपट करते हैं, तो वह ठहराव गैर कानूनी और व्यर्थ होता है। और इसमें सभी कपटपूर्ण ठहराव सम्मिलित होते हैं जो ऋणदाता, राजस्व अधिकारी, जन सामान्य आदि के साथ कपट के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, फोर्थ आता है व्यक्ति अथवा संपत्ति को हानि पहुंचाने वाले ठहराव। इफ इट इज इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। जब किसी ठहराव के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति अथवा किसी उस व्यक्ति की संपत्ति को हानि पहुंच सकती है, तो ऐसा ठहराव गैर कानूनी और व्यर्थ होता है। ऐसा कोई भी ठहराव जिसमें किसी भी व्यक्ति उसकी संपत्ति को क्षति, हानि, चोट पहुंचती है, तो वो श्रेणी में आता है और इसमें उसको व्यर्थ माना जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है इफ इट इज इमोरल, अनैतिक ठहराव। यदि किसी ठहराव का उद्देश्य या प्रतिफल को न्यायालय ने अनैतिक माना हुआ है, अनैतिक मानता है, तो वह ठहराव गैर कानूनी होगा और व्यर्थ होगा। यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि यहाँ अनैतिक कार्य से तात्पर्य यौन संबंधी अनैतिक या सेक्सुअल इमोरल कार्यों से ही है। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है इफ इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। लोक नीति के विरुद्ध ठहराव है। लोक नीति शब्द की परिभाषा अधिनियम में कहीं नहीं दी गई। यह शब्द अत्यंत विस्तृत है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के ठहराव सम्मिलित होते हैं। कोई भी ठहराव जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को क्षति पहुंचती है, तो वह ठहराव व्यर्थ और अवैध होगा, इलीगल होगा। आइए स्टूडेंट, लोक नीति के विरुद्ध जो ठहराव है इसको समझने का प्रयास करते हैं। वह ठहराव गैर कानूनी एवं व्यर्थ है जिसे न्यायालय लोक नीति के विरुद्ध समझता है। जब कोई ठहराव जनहित के लिए विनाशकारी या कष्टकारी होता है, तो उसे लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं ऐसा कोई भी ठहराव जो जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य हितों के विरुद्ध होता है, उसे लोक नीति के विरुद्ध माना जाता है। लोक नीति कानून का सिद्धांत है कि
जो यह घोषणा करता है कि कोई भी व्यक्ति वह कार्य नहीं कर सकता जिसकी प्रवृत्ति जन कल्याण या कहते पब्लिक वेलफेयर के विनाश के लिए होती है। आइए स्टूडेंट देखते हैं लोक नीति के विरुद्ध कौन कौन से ठहराव हैं। इसमें आ जाता है विदेशी शत्रु के साथ व्यापार का ठहराव। दूसरा आता है अनुचित रूप से मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करना। इसी प्रकार थर्ड इसके अंतर्गत आता है सार्वजनिक पदों को बेचने का ठहराव। इसी प्रकार इसमें फोर्थ आता है दंडनीय मामलों को दबाने का ठहराव। इसी प्रकार नेक्स्ट इसमें आता है न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना। कर्तव्य के विरुद्ध हित का निर्माण के ठहराव। कर्तव्य के विरुद्ध हित निर्माण या हम कहते हैं एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। कर्तव्य के विरुद्ध हित निर्माण के ठहराव। इसी प्रकार पैतृक अधिकार में बाधा पहुंचाने वाले ठहराव, वैवाहिक संबंधों में या हस्तक्षेप करने के ठहराव, एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद मार्शल स्टेटस। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है दलाली के प्रतिफल में विवाह कराने के ठहराव। तो इसमें क्या आता है मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, जो यदि विवाह के संबंध में या वैवाहिक संबंध स्थापित करने के प्रतिफल के बदले में कोई ठहराव किया जाता है तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। लेकिन यहाँ ये स्पष्ट कर दें यदि कोई व्यक्ति विवाह संबंध केंद्र स्थापित करता है और उसके शुल्क के बदले वो वर वधू के पते उपलब्ध या एड्रेस उपलब्ध करवाता है तो वह अवैध नहीं होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले ठहराव। इसी प्रकार कर चोरी के ठहराव, एग्रीमेंट कोई टैक्स चोरी के लिए करता है, लेनदारों के साथ कपट करने का ठहराव, धोखा देने के उद्देश्य से नीलामी में बोली न लगाने का ठहराव, एकाधिकार निर्माण करने का ठहराव, एग्रीमेंट्स क्रिएटिंग मोनोपोलीज। इसी प्रकार व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव, विवाह में रुकावट डालने वाले ठहराव, चुनाव को प्रभावित करने वाले ठहराव, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करने वाले ठहराव या अनुचित शर्तों के साथ कोई ठहराव किया जाता है तो यह सब लोक नीति के विरुद्ध ठहराव माने जाते हैं। इसी प्रकार स्टूडेंट हमें यहाँ भी ये भी समझ लेना चाहिए कि आंशिक रूप से विधि विरुद्ध उद्देश्य एवं प्रतिफल के जो ठहराव है वो भी ठहराव व्यर्थ माने जाएंगे। चाहे जैसे हम ये कह दें अनेक उद्देश्यों में किंतु एक ही प्रतिफल वाले ठहराव है, उद्देश्य एक है और प्रतिफल एक है, लेकिन उसमें से एक ऐसा कोई उद्देश्य है जो विधि के विरुद्ध है तो वो ठहराव क्या होगा व्यर्थ होगा। ऐसे ही एक उद्देश्य है लेकिन प्रतिफल अनेक है तो ऐसी स्थिति में भी यदि कोई ठहराव विधि विरुद्ध है तो वो ठहराव व्यर्थ ही माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था उद्देश्य व प्रतिफल की वैधता। इस पर चर्चा की, इसे समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।